अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हबीब और अपने चैनल मजलिस के दीवाने में आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी टीम थी इलेक्शन के दरमियान, आपने देखा मैंने भी एक सर्वे किया था। ये मेरा वीडियो है, आप मेरे चैनल के लिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें मैंने कहा था कि MIM 6 से 8 सीट के लगभग मतलब लाएगी। और जो मेरे मतलब सहाफ़ी दोस्त थे जिन लोगों ने अलग अलग एरिया में जा कर के सर्वे किया था, और उन लोगों ने पाया कि MIM 8 सीट में जीत रही है। और देखिए 5 सीट तो जीता ही है, और 2 सीट पे ऐसी बातें हुई जहां पर बहुत करीबी मामला रहा, चाहे वो बलरामपुर का हो जहां बहुत कम वोट से एडवोकेट आदिल हसन साहब हारे, और दूसरा गुलाम हसनैन साहब का जो ठाकुरगंज से उन्होंने बहुत कम वोटों से हारे हैं, और तीसरी सीट अररिया की थी। दोस्तों मैंने कहा भी था अपने वीडियो में, मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए। इसलिए जो भी सीट 8 है उसमें एक आध आगे पीछे होगा, लेकिन 8 सीट मुझे उम्मीद है कि MIM जीत रही है इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमारा सर्वे एक नंबर रहा। ये आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा हमारा सर्वे। तो अच्छा लगता है जब हम सही बात करते हैं और हमारा आकलन सही होता है, तो पीठ थपथपाने की बात होती है। मैं अपनी पीठ थपथपाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे मददगार रहे, मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उन लोगों ने जो अपना सर्वे करके बताया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मसरूर सिद्दीकी साहब का, फिरोज़ अली साहब का, और विवेक कुमार जो मेरे दोस्त हैं उनका, कि उन लोगों ने जो एनालाइज़ करके बताया था तो कहीं ना कहीं ये एकदम सटीक बैठा है। तो आइए दोस्तों अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं जो बात करने आया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दोस्तों जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और MIM के बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, तमाशा हो रहा है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बात यह है दरअसल कि बिहार के इलेक्शन के बाद में सीमांचल का दौरा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2 दिन का दौरा था, और उसमें उन्होंने जा कर के वहाँ के आवाम को शुक्रिया अदा किया। इस दरमियान उन्होंने मंच से जो भाषण दिया, और उसमें कहा कि हम नीतीश कुमार को ताउन करना चाहते हैं, और लेकिन शर्त यही है कि सीमांचल का डेवलपमेंट हो, जिस तरह पटना और बाकी जगहों का होता है, नालंदा राजगीर वगैरह का होता है, उसी तरह सीमांचल का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। दोस्तों ये नॉर्मल बातें थी। और देखिए कोई भी विधायक जीत करके आते हैं, उन्हें सरकार से जो है वो फंड नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो डेवलपमेंट करेंगे कैसे? उसके लिए तो फंड की ज़रूरत है। देखिए जो भी विधायक हैं, चाहे वो MIM के हों या NDA के हों या महागठबंधन के हों, उन्हें विधानसभा के पटल पर ये बातें रखनी होती है, तब जा कर के सरकार को पता चलता है कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो सरकार को एक जो मतलब प्रोटोकॉल होता है उसके तहत कह दी जाती है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, सरकार को सपोर्ट करेंगे। और लेकिन सरकार में शामिल होने की बात तो MIM के चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं कही थी, लेकिन जिस तरह का इन बातों को लेकर के हंगामा करना था लोगों ने किया। और RJD के जो मतलब नेता थे, उन लोगों ने एक वीडियो जारी करके कहा कि भाई BJP की B टीम है। नीतीश कुमार की क़यादत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी सियासत, अपनी क़यादत को कमजोर करने के लिए आपने किस तरह का खेल खेला। अब B टीम और C टीम का सर्टिफिकेट इनके पास एनी टाइम प्रिंट करके रखा रहता है, ये तुरंत बांट देते हैं। और मैं बताऊंगा कि इनको B टीम का किसको और सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत थी, और बाकायदा मतलब सेलिब्रेशन करके महागठबंधन को वो सर्टिफिकेट बांटना चाहिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब दोस्तों एक बात आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि सीमांचल में जिस तरह से बाढ़ आता है, और वहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही पिछड़ा इलाका है सीमांचल, तो वहाँ पर फंड की तो ज़रूरत है। अगर नीतीश कुमार के सरकार को अगर मदद नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे उनको, तो कल को डेवलपमेंट होगा नहीं। तो फिर यही 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, तो ये जो IT सेल वाले हैं जो महागठबंधन के, ये लोग आकर के अटैक करेंगे कि देखिए सीमांचल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इन्होंने कहा था ये करेंगे। तो भैया घर से तो कोई लाएगा नहीं फंड,
तो सरकार से ही मांगेगा। तो सरकार से मांगी गई, उसके बावजूद इन लोगों ने हंगामा किया। ये उनकी टीम और आईटी सेल वालों ने तमाशा किया है। आवाम जानती है कि फ़ंड की ज़रूरत होती है तो सरकार के पास जाना पड़ेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक भाषण अभी काफ़ी विवाद में आया, वो अजित पवार का। उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें फंड दूंगा। पण तुम्ही त्याचा काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय। अब आप क्लियर देखिए, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है इस तरह से, इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई है। तो जाहिर है कि देखिए, आप किसी के सपोर्ट में आएंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो जा कर के आपको मदद मिलेगी। इसलिए ये मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। तो ये बातों को लेकर के विपक्ष इस तरह से मतलब अटैक कर रहा है कि जैसे उनके पास तो कुछ मुद्दा नहीं है एमआईएम को घेरने के लिए, तो क्या करें, तो भैया कुछ मुद्दा चाहिए। तो उन लोगों ने ये मुद्दा को उठाया है, उछाला है। लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो यूट्यूबर हैं जो एमआईएम को कवरेज करते हैं, उन लोगों से कि दोस्तों, आप अपने व्यूज़ के चक्कर में सनसनीखेज थंबनेल बनाते हैं कि एमआईएम की गलती, नीतीश कुमार को समर्थन और जनता हो गई गुस्से में। तो इस तरह के जो थंबनेल बनाते हो, आपके थंबनेल देख करके बहुत सारे लोग तो वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो थंबनेल देख करके एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन जाता है। कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हैं एमआईएम का इस तरह के थंबनेल बना करके, जबकि अंदर बात कुछ और होती है वीडियो में। वीडियो तो हर कोई नहीं देखता ना। तो इसलिए मैं अपील करूंगा दोस्तों कि इस तरह के कम से कम बनाने से पहले अपनी जिम्मेदारी को, अपने अंदर में जो अंतरात्मा है, अपनी ज़मीर है, उसको झांक करके देखना चाहिए कि आप कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा ऐसे यूट्यूब चैनल वालों से। अब दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, महागठबंधन अभी भी एमआईएम पर अटैक कर रही है। ये इलेक्शन के दरमियान 9 हेलीकॉप्टर सुना है कि उड़े थे, लेकिन एक जो हेलीकॉप्टर था वो असद साहब का था। तो ये जो 8 हेलीकॉप्टर थे वो एमआईएम के खिलाफ घूम रहे थे। ये महागठबंधन वाले सीमांचल को छोड़ के कहीं और ज़्यादा मेहनत करते तो इनकी सीट में तब्दीली आ जाती, कुछ ज़्यादा सीट बनती। लेकिन ये फिर भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे। अब देखिए, बीजेपी एक ऐसी टीम है, एक ऐसी पार्टी है जिसको इलेक्शन लड़ना आता है। वो उनकी पॉलिटिकल विज़न उनका देखिए कितना कमाल का है कि आप देखिए कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बुला करके मंत्री बना दिया है। क्यों? एक छोटी सी पार्टी है, कम सदस्य हैं, लेकिन छोटी पार्टी की अहमियत तब बढ़ जाएगी जब नीतीश कुमार अगर मान लीजिए पलटी मारते हैं, तो तब यही छोटी पार्टियों की रोल को अहमियत दी जाती है, तब अहमियत बढ़ जाती है। तो उन लोगों ने अभी से अपनी टीम को इस तरह से बनाया है कि कोई भाग नहीं पाए, उसको मंत्रिपरिषद दे दिया। लेकिन महागठबंधन अकेले खाने के चक्कर में रहता है। वो अपनी पार्टी में किसी को शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि अकेले सारी सीटों पर लड़ना चाहता है। इसलिए उन्होंने एमआईएम को नहीं लिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ महागठबंधन के उन सपोर्टर से या आईटी सेल वालों से जो महागठबंधन के हैं, कि 2010 में जब इलेक्शन हुआ था तब 91 सीट बीजेपी को मिली थी और 115 सीट जदयू को मिली थी, और जनता दल मतलब राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिली थी? 22 सीट, सिर्फ 22 सीट। आज से भी बहुत बुरी हालत में थी। और कांग्रेस वो भी आज से बहुत बुरी हालत में थी। उस वक्त 4 सीट मिली थी, सिर्फ 4 सीट। अब बताइए, इस वक्त तो एमआईएम नहीं था, तब किसकी गलती थी? तब किसकी गलती थी? आज एमआईएम पर आप ठीकरा फोड़ते हैं, हर अपनी हार का, अपनी गलतियों का सारा ठीकरा आपको एमआईएम पे फोड़ना है। लेकिन 2010 का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप देखिए दोस्तों। अब आप बताइए कि उस वक्त इनकी हार का कौन जिम्मेदार था? एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी? अब आप बताइए, ये जो कहते हैं कि 20% एक तरफ हो जाएगा, 80% एक तरफ, तब 2010 में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर 20% और 80% किस तरफ हुए थे? ऐसी कोई बात नहीं। लोगों को जब लगता है कि सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है, तब वो वोट करते हैं। तो राजद सरकार के खिलाफ एक एंटी कैम्पेंसी बनी हुई थी, एक परसेप्शन बनाया था उन लोगों ने, एनडीए ने, और उस पर उनको जीत मिलती जा रही थी। और आज भी वही परसेप्शन उन्होंने बना रखा है, और इस परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पा रही है राजद। जो जंगल राज का परसेप्शन बनाया हुआ है, मैं मानता हूँ कि ये फेक है, लेकिन
इससे परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पा रही है मतलब राजद, तो इस वजह से हार हो रही है। लेकिन इनको अपने हार का ठीकरा फोड़ना है MIM पे, ओवैसी साहब पे। अभी भी ये कहते हैं कि ओवैसी साहब की वजह से हार हुई है, जो कि 25 सीट 30 सीट जो भी होगा इसी के आसपास में मतलब MIM ने अपनी लड़ाई लड़ी थी इलेक्शन में। अब आप बताइए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, महागठबंधन में एक पार्टी और है जिसका नाम है IIP, यानी कि IP गुप्ता वाली जो पार्टी है। अब ये तांती समाज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके एक इंटरव्यू आया अभी गुप्ता साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको मतलब NDA की तरफ से फ़ोन आ रहा है। ऐसा ये तो होता है, आता ही है, और बधाइयों का एक दौर चलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे समाज को आरक्षण दी जाएगी तो मैं NDA में शामिल हो जाऊंगा। ये वीडियो देखिए। तांती तत्व का आरक्षण अगर मिल जाता है तो मैं महागठबंधन के नेताओं से, आदरणीय राहुल जी से, आदरणीय तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगूंगा। हमारे जो वोटर हैं जो मुझे वोट दिया उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, और वहाँ जाने के बाद भी आरक्षण मिलता तो जाने के बाद भी मतलब चाहूँगा कि मेरी पार्टी समर्थन देगी, इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी। देखा दोस्तों आपने। अब आप बताइए, IP गुप्ता साहब अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं और उसके लिए वो NDA में जा सकते हैं, उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन वहाँ महागठबंधन वाले उनको ना B टीम बोलेंगे, ना C टीम बोलेंगे, ना D टीम बोलेंगे। लेकिन MIM अगर बोल दे कि भाई मैं ताउन करना चाहता हूं, तो ये B टीम हो जाती है। फिर अगर MIM कहती है कि भाई हम सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार को ताउन करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़े गुनाहगार हो गए। ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको दोगलापन कहते हैं। महागठबंधन का दोगलापन है ये, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मेरे यही बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। आप खुद सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं, ये MIM पर अभी भी अटैक कर रहे हैं, ये अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, तो इनका क्या हश्र होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।